नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी हम आपकी मदद करते हैं। कोई भी सवाल है तो आप हमें पूछें। 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। जिगर धर्मशी हैं मोतीलाल ओसवाल से, अजय केडिया हैं एमडी और रिसर्च हेड है केडिया कमोडिटी के। अब दोनों मेहमानों का स्वागत है। चलिए सबसे पहले आज बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि फेड की आज से अहम बैठक शुरू हो रही है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि लगातार तीसरी बार फेड 0.75% ब्याज दरें बढ़ा सकता है और इस साल की ये पांचवी बढ़ोतरी होगी। इससे पहले 0.75 दो बार जून और जुलाई, और उससे पहले ½ % और 0.25% की बढ़ोतरी भी मई और मार्च के महीने में हो चुकी है। केडिया जी, क्या लग रहा है, क्या बाजार क्या सेंस कर रहा है फेड की बैठक से, और उस बैठक से पहले ट्रेडर्स को अगर पोजीशन बनानी है जो रिस्क लेना चाहता है उनके लिए क्या सलाह देंगे और किस तरह के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखना चाहिए? नमस्कार विश्वमोहन जी। डेफिनेटली कल का जो इवेंट है वो काफी बड़ा इवेंट है। इनफैक्ट अगर पूरे ये हफ्ते की बात करें तो लगभग 16 सेंट्रल बैंक है जो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा अगले, अगर हम 7-8-10 दिन की बात करते हैं। बट आई थिंक जो फेड का 0.75 का रेट हाइक है वो ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट करके चल चुका है। हमने इसी बीच में देखा था कि पिछले 15 दिनों में गोल्ड में भी लगभग काफी बड़ी गिरावट आई थी जो $1660 तक दिखा दिया था। बट अब मार्केट रिकवर कर रहा है गोल्ड और सिल्वर डोमेस्टिक मार्केट में, क्योंकि आगे सीजन भी है, फिजिकल मार्केट में भी इंप्रूवमेंट है। बट 0.75 आई थिंक पूरा डिस्काउंट कर चुका। थोड़ा सा थ्रेट बना हुआ है 2023 पे, बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0.5 तक का रेट हाइक और हो सकता है। बट एक चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेट हाइक जैसे से हो रहे हैं रिसेशन की गुंजाइश उससे ज्यादा बढ़ती जा रही है। रिसेंटली हमने देखा वर्ल्ड बैंक के भी जो अपडेट्स आए थे वहां पे 2023 के अंदर यूएस के अंदर रिसेशन कंफर्म दिखाई देने लग गया है, जो कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए सपोर्टिव है। हम हमेशा देखते हैं कि कभी भी जियो पॉलिटिकल टेंशन या रिसेशन फियर होता है तो गोल्ड के लिए सपोर्टिव रहता है। नो डाउट पिछले 6 महीने में हमने गोल्ड को नेगेटिव ट्रेड इसलिए करते हुए देखा क्योंकि इस बार फूड इन्फ्लेशन ज्यादा रहा है। बट पिछले 6 महीने में फूड इन्फ्लेशन में काफी हद तक कमी आई है। चाहे हम एडिबल ऑयल की बात करें, चाहे हम कॉटन की बात करें, सभी में काफी गिरावट आई है। तो मुझे लगता है कि ये फेड की मीट के बाद सोने में एक अच्छी तेजी बन सकती है। टेक्निकल लेवल्स की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि एक बड़ा दायरा बन सकता है। जो 1660 का जो रिसेट लो है वो एक तरह का सपोर्ट का काम करेगा। 1700 के ऊपर इंटरनेशनल में 1756 तक का टारगेट देखने मिल जाएगा। वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो सोना मुझे लगता है 48,600 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में ऑलरेडी निकल कर आ चुका है। और लगभग मुझे लगता है 49,600 के ऊपर निकलता है तो 50,200 से 50,500 तक का लेवल दिखा सकता है। वाइडर रेंज है, इसलिए संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि जनरली हम अभी तक देखे हैं कि पिछले 4 मीटिंग में जब जब इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है या बातें हुई है उसके बाद पहले थोड़ा सा पेसिमिस्टिक रहता है, बट मीट के बाद हम एक अच्छा खासा उछाल गोल्ड में देख चुके हैं ऑलरेडी। तो आई एम मोर बुलिश कि प्राइजेस अपसाइड परफॉर्म ज्यादा करता हुआ दिखाई देगा। ओके, लेकिन जो भी ट्रेड करे बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करे। जो भी हमारे एक्सपर्ट्स आपको स्टॉप लॉस बताएंगे उसको फॉलो जरूर कीजिएगा कि बाजार में किसी भी तरफ के मूव आ सकते हैं तो आप फंस सकते हैं। जिगर, आपका व्यू क्या होगा गोल्ड और सिल्वर पर आज के लिए? गुड इवनिंग। सी मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए बिकॉज ऑफ द इवेंट। नो डाउट हमने काफी हद तक देखा है कि जो 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक से वो कुछ हद तक फैक्टर्ड इन है और हो सकता है कि गोल्ड में थोड़ी रिलीफ रैली आए। बट दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रैली अगर आती है वो भी शॉर्ट टर्म रहेगी। मुझे लगता है कि ब्रॉडर ट्रेंड गोल्ड के लिए अभी भी थोड़ा दबाव आता हुआ दिख सकता है हायर लेवल से। तो गोल्ड में जो बायस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लग रहा है कि साइडवेज टू लोअर एंड पे रह सकता है। बिकॉज एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि कहीं हम देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट डिमांड होती है खास करके ईटीएफ्स में, ईटीएफ्स हमने अभी भी आउटफ्लो देखा है, कहीं पर भी पॉजिटिव इनफ्लो देखा नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सब नेगेटिव अभी भी इंटेंशन है गोल्ड में अभी भी। तो ओवरऑल बायस साइडवेज टू नेगेटिव लग रहा है। हो सकता है कि जो कमेंट्स आएंगे फेड के वहां पर कितना फर्दर इन्फ्लेशन के आगे जो कमेंट्स बताएंगे, ग्रोथ फैक्टर्स कितना इंपैक्ट होगा वो बताएंगे, तो उसके ऊपर मार्केट अपना रिएक्शन करेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले आज और कल के दिन का जो सेशन है वो थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ काम करना चाहिए। जो भी पोजीशंस बना है स्टिक स्टॉप लॉसेस के साथ काम करे। और ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि अगर आज के सेशन में सपोज अगर किसी को 49,350 से 400 की रेंज मिलती है तो वहां बिकवाली करना चाहिए। अगेन 49,550 का स्टिक स्टॉप लॉस फॉलो करे। और निचले स्तर भी मुझे काफी लिमिटेड लग रहे हैं 48,900 950 तक के लिए।
चलिए, अब एक अहम खबर है जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ अजय जैन साहब हैं, गेहूं कारोबारी है। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले सर, कल खाद्य सचिव सुधांशु पांडे जी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और गेहूं के स्टॉक हालांकि पर्याप्त है, उन्होंने ये भी कहा, लेकिन स्टॉक लिमिट के भी उन्होंने संकेत दिए हैं। क्या ये सही समय आपको लग रहा है कि स्टॉक लिमिट लगाने का सही समय है? मुझे लगता है कि उनके ही स्टेटमेंट है कि गेहूं की कोई समस्या नहीं है। सरकार के पास 2.5 करोड़ टन एफसीआई के पास उपलब्ध है, तो अगर इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है गेहूं की सप्लाई में, तो फिर सरकार ऐसा क्यों सोच रही है? और पिछले 2 माह में गेहूं की कीमतें स्थिर है, गेहूं में कोई तेजी नहीं है। 15 दिनों में इनफैक्ट और 175 से 100 रुपए गेहूं की कीमतें गिरी है। ओके, इंटरनेशनल मार्केट में भी सर दिख रहा है कि 2.5 से 3% तक की गिरावट हफ्ते भर में ही आई है। हालांकि उन्होंने 3 महीने का प्राइस रेफरेंस लिया था, उनको लग रहा है कि 3 महीने में जो भाव दिख रहे हैं उसमें तेजी दिख रही है। तो क्या लग रहा है, ये सही जायज नहीं होगा इस समय? क्योंकि बहुत सारे, जैसे आपसे बात भी हुई थी, आपने कहा था कि अब छोटे ट्रेडर्स के पास माल पड़ा हुआ है गेहूं का, ऐसे में दिक्कतें बढ़ेंगी, उनका एक सेंटीमेंट खराब होगा मार्केट का। देखिए विष्णु जी, आने वाला समय त्योहारों का समय है। ऐसे समय में छोटा ट्रेडर अपने स्टॉक को मेंटेन करके चलता है, जबकि ग्राहकी का समय है आने वाला। और ऐसे समय में अगर सरकार ये स्टॉक लिमिट वाला कोई निर्णय लेती है तो ये उनके लिए काफी घातक होगा। छोटे ट्रेडर पहले ही एक्सपोर्ट बैन जब हुआ था, जब काफी नुकसान उठा चुके हैं, और इस तरह के फैसले अगर लिए जाने थे तो काफी पहले लिए जाने थे। मुझे लगता है ये समय बिल्कुल उचित नहीं है इस तरह के कोई भी कदम उठाने के लिए। ओके, यानी ये समय नहीं है, इनको लग रहा है, क्योंकि ट्रेडर्स के पास ऑलरेडी जब एक्सपोर्ट पर अचानक बैन हुआ था तो कई सारे ट्रेडर्स के स्टॉक भी फंसे थे, एक्सपोर्ट में दिक्कतें पूरी तरह से, जिनके माल फंसे हुए थे बहुत पोर्ट से वापस भी हो गए थे माल। ऐसे में एक नुकसान के बाद अगर ये फैसला होता है तो दूसरा नुकसान भी झेलना होगा। और जब प्राइस में उस तरह की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, इवन गिरावट आ रही है पिछले 1-2 हफ्ते से, उसके बाद ये सही समय स्टॉक लिमिट लगाने का नहीं होगा, ताकि कारोबारियों के हितों का भी ध्यान में रखा जाए। हालांकि कंज्यूमर्स की सरकार सबसे पहले सोचती है, देखते क्या है। उनको भी लग रहा है कि त्योहारी सीजन है तो हो सकता है कि दाम आगे कहीं बढ़े डिमांड के हिसाब से, तो इसलिए ज़रूरी है उस पर काबू करना। सर, अब प्राइस आउटलुक को लेकर आपको क्या लग रहा है? जिस तरह के अभी मौजूदा माहौल बन रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी, अब लग रहा है जो अभी रिपोर्ट आई हुई थी यूएसडीए के, उसमें भी कहा गया है कि ग्लोबल सप्लाई भी आने वाले समय में अब बढ़ेगी और रूस यूक्रेन से भी सप्लाई बढ़ेगी। तो क्या दाम आने वाले समय में गेहूं के और कम हो सकते हैं यहाँ से? देखिए विष्णु जी, गेहूं के दाम कम होने की संभावना तो बहुत ही कम है, क्योंकि उत्पादन इस बार कम है, ये सर्वविदित है, और खपत अपनी जगह दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो उस हिसाब से कीमतों के नीचे जाने की संभावना तो न के बराबर है। हाँ, ये जरूर है, जितनी तेजी की संभावनाएं पूर्व में व्यक्त की जा रही थी, सरकार के कदमों से काफी हद तक बाजार नियंत्रित है और उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल रहा है। ओके, यानी यहाँ से बहुत तेजी की संभावना नहीं है, लेकिन यहाँ से बहुत गिरावट भी नहीं आएगी, क्योंकि जो कंजम्पशन है वो लगातार बढ़ रहे हैं और जो जिस तरह का सीजन है, सीजनल डिमांड भी आगे और बढ़ सकती है। शुक्रिया जैन साहब, आपने वक्त निकाला और अपना मुद्दा उठाया कि छोटे ट्रेडर्स की क्या डिमांड है सरकार से। चलिए वापस से लौटते हैं, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। कई सारे दर्शकों के सवाल आ चुके हैं। पहला सवाल हमारे लिए रामचंद्र जी का है, जयपुर से। गोल्ड पर ही इनका सवाल है। केडिया जी, शादी के लिए सोना खरीदना चाहते हैं, अब क्या लग रहा है ये जो भाव है 49,000 के आसपास का, ये सही वक्त है और सही भाव है? देखिए, इंटरनेशनल के हिसाब से अगर हम देखें तो डोमेस्टिक मार्केट तो ज्यादा गिरा ही नहीं, जबकि इंटरनेशनल में हमने 2022 के अंदर काफी अच्छी गिरावट देखी, लगभग $2,000 से 1660 तक देखा है। तो आई थिंक इंडिया में जिस ढंग से हमने देखा कि इंपोर्ट ड्यूटी में जो बढ़ोतरी है वो एक फैक्टर है, और रुपए की फैक्टर की वजह से गोल्ड इस वक्त भी 49, 200, 250 के करीब है, और इनका यूज है वो कंजम्पशन इन नेचर है। तो आई थिंक इनको ले लेना चाहिए। कोई बड़ी गिरावट मुझे मटेरियल गिरावट नहीं लग रही है, बिकॉज जियोपॉलिटिकल टेंशन और बाकी जो फैक्टर्स है वो गोल्ड के फेवरेबल में है, और कंजम्पशन इन नेचर है तो डेफिनेटली लेके चलना चाहिए। दर्शक हमारे साथ एसके बंसल है ग्वालियर से, इनका सवाल भी गोल्ड पर ही है। जिगर, 50,753 रुपए में इन्होंने बाई कर रखा है, अब भाव वहां से काफी नीचे आ गया है, क्या इनको क्या सलाह देंगे?
जी देखिए, जिस तरह से मैंने कहा कि गोल्ड में एक रिलीफ रैली ज़रूर से पॉसिबल है, बट इंट्राडे बायस मुझे थोड़ा साइडवेज टू लोअर लग रहा है और आगे जाते हुए भी अगर जो रैली आती है, वो प्राइसेज़ सस्टेनेबल नहीं रहेंगे और आगे और गिरावट मुझे ऐसा लग रहा है कि बढ़ सकती है, तकरीबन 48,700 से 500 तक भी जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। आई वुड सजेस्ट इनकी पोज़ीशन काफ़ी ऊपर की है, मैं रिकमेंड करूँगा कि इनको एक 49,000 के करीब या 49,100 करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। इन लेवल्स के नीचे अगर प्राइस फिसलता है, तो एक बार एग्ज़िट का सोचना चाहिए। दूसरी तरफ जो इवेंट के बाद अगर प्राइसेस में रिलीफ रैली आती है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि रिलीफ रैली की भी पॉसिबिलिटी है, तो प्राइसेस अगर 50,000, 50-100 तक का भी अगर मोमेंटम रिवर्स होता है, तो वहां पर एक बार कम लॉस में भी एक बार एग्जिट करने का मौका लेना चाहिए। ये आपके लिए, इसके बंसल साहब के लिए जवाब है जिगर की तरफ से। अगले दर्शक हमारे साथ कृष्ण हैं दिल्ली से, कॉपर पर राय जानना चाह रहे हैं। कॉपर में क्या सलाह देंगे केडिया जी? देखिए, कॉपर की अगर हम बात करें तो कोई बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेजी या मंदी नहीं दिखाई दे रही, बिकॉज ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि चाइना कोशिश जरूर कर रही है कि इकोनॉमी को हम पटरी पे लेके आए, जिसकी वजह से प्राइसेस को बालों में सपोर्ट जरूर मिल रहा है। बट मैक्रो नंबर्स की अगर हम बात करें, चाहे चाइना हो, चाहे यूरोप हो, यूएस हो, कहीं से भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर्स नहीं जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक एक ब्रॉडर रेंज आप मान के चलिए कि 640 के नीचे सस्टेनेबल नहीं है और ना ही 660 के ऊपर सस्टेन है। इंटरडे के लिहाज से 645 इज गुड टू बाय, बट अपसाइड लिमिटेड रहेगा 652। ओवरऑल अगर व्यू भी लेके चले तो अनलेस अनटिल कुछ बड़ा इवेंट नहीं होता है, मार्केट दायरे में रहेगा। अगली दर्शक है मनीषा हैं पलवल से, एल्युमिनियम पे आज के लिए व्यू जानना चाह रही हैं। जिगर क्या सलाह देंगे आप एल्युमिनियम पे मनीषा जी के लिए? सी एल्यूमिनियम की बात करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा साइडवेज टू लोअर मूवमेंट रहेगा, थोड़ा निचले स्तर आते हुए और दिख सकते हैं। हमने देखा है कि जब कॉपर में और जिंक में तेजी आती है, बट एल्यूमिनियम उतना सस्टेन नहीं हो पाता हायर लेवल्स पर, वहां से गिरावट आती है। टेक्निकली भी प्राइसेस में थोड़ी वीकनेस है। मुझे लगता है कि अगर 197.50 190 के करीब का अगर मौका मिलता है, तो वहां बिकवाली करके चले। 200 के ऊपर का स्टॉप लॉस रखना होगा और निचले स्तरों पे 193 से 191 के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। आपका क्या टारगेट है आज एल्युमिनियम के लिए, आज शाम के लिए केडिया जी? स्टॉप लॉस भी बता दीजिएगा। बिल्कुल, अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो मार्केट दायरे में जरूर है, बट आई थिंक लोअर साइड पे प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है 196 पे लेके चलिए, 195 का स्टॉप लॉस रखिए। इंट्राडे के लिहाज से 98 तक के लेवल देखने मिल जाएंगे। अगले दर्शक है योगेंद्र नाथ सिंह जी हैं यूपी से, सिल्वर माइक्रो पर राय जानना चाह रहे थे। क्या सिल्वर माइक्रो में नवंबर वाले कॉन्ट्रैक्ट में तेजी आएगी? क्या जिगर आपका व्यू क्या है सिल्वर माइक्रो पर? सी देखिए, सिल्वर में भी मुझे लगता है कि ओवरऑल बायस जो है मेरा साइडवेज टू नेगेटिव ही है। मुझे लगता है कि थोड़ी और वीकनेस रहेगी, बट एक चीज जरूर से कहूंगा कि जो सिल्वर की डाउन साइड है एज कम्पेयर टू गोल्ड काफी लिमिटेड है। सिल्वर काफी होल्ड कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, और हम लोग गोल्ड सिल्वर रेशियो भी देखिए तो 97 वाला रेशियो अब 86 के करीब आ चुका है, जो हालांकि दर्शाता है कि गोल्ड सेल और सिल्वर बाई का सिनेरियो होता है। तो सिल्वर में डाउन साइड लिमिटेड रहेगी अभी के लिए, तो मुझे वीकनेस लग रही है। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि अगर 150-200 रुपए की भी अगर पुल बैक आती है, तो थोड़ा बेच के ही चलना सही रहेगा इंट्राडे के लिए। चलिए अब कुछ एग्री के सवाल भी ले लेते हैं। प्रमोद जी हैं मध्य प्रदेश से। केडिया जी, जीरे का अगले 2 महीने में जीरा कहां तक जा सकता है? देखिए, जीरे में हमें लगता है कि सितंबर महीना 10 दिन रह गए हैं, 10 दिन और थोड़ी गिरावट रह सकती है, जो नीचे में लगभग 23.5 तक आ जाए। बट इनका व्यू जैसे 2 महीने के लिए, तो मुझे लगता है ये कमोडिटी काफी शॉर्ट रहेगी, बैलेंस शीट ऑलरेडी टाइट है। और इस बार सोइंग में भी थोड़ा डिले हम देख रहे हैं, बिकॉज जो मॉइस्चर लेवल उसको देखते हुए मुझे लगता है कि 26,000 से 26,500 का लेवल अगले 2 महीने में देख पाएंगे। ओवरऑल काउंटर काफी बुलिश है, बट अगला 10 दिन थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। प्राइजेस में गिरावट है, वो एक संभल के लिए अक्टूबर से ये वापस तेजी में आ जाएगा। पवन है हिसार से, फरवरी 2023 तक ग्वार में क्या लग रहा है? ग्वार का क्या आउटलुक है फरवरी 2023 तक केडिया जी? पहला चीज, इतना लंबा व्यू एज ऑफ नाउ मत लीजिए, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जब क्रॉप आ जाती है तो एक आइडिया लग जाता है। अभी भी हमने देखा क्रॉप में पहले एस्टिमेट थे कि 1,20,00,000 के ऊपर की क्रॉप रहेगी, अब 85-90 के आसपास। तो एक स्पेकुलेशन क्रॉप को लेकर अभी भी बना हुआ है। तो आई थिंक 10-15 दिन वेट कर लीजिए, एक बार अक्टूबर मिड से आपको एक ओवरव्यू प्रॉपर मिलेगा। बट टाइमिंग मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर धीरे धीरे सपोर्ट्स फंडामेंटल काफी मजबूत हो रहे हैं। एक तो पाकिस्तान से क्रॉप भी खराब है, यूके यूएस भी अपने जो ऑयल प्रोडक्शन सेल प्रोडक्शन के थ्रू कर रही है उसमें बढ़ोतरी दे रही है। तो ओवरऑल काउंटर एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि 5600 तक का लेवल हम देख के चल सकते हैं। बट कोई गिरावट अब नहीं लग रही मार्केट में, जैसे पहले जो डर था वो अब निकलते जा रहा है। बट लंबे व्यू के लिए 15 दिन वेट। अगले दर्शक है गुगले हैं महाराष्ट्र से,
3 लॉट नेचुरल गैस इनके पास है, 628 रुपए में इन्होंने खरीदा है। 3 लॉट क्रूड भी है, 6,872 रुपए में खरीदा है। अब जिगर क्या करना चाहिए इनको? दोनों बाइंग है। नेचुरल गैस की अगर बात करें तो नेचुरल गैस पिछले कुछ दिनों से करेक्शन के बाद एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज भी हम देख रहे हैं कि तकरीबन 619 के करीब ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि जो भी पोजीशन इनकी बाइंग है और नेचुरल गैस में 610 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। इनकेस 610 के नीचे प्राइसेस अगर फिसलते हैं तो और ज्यादा करेक्शन आता हुआ दिख सकता है, तो उससे ज्यादा रिस्क लेके मतलब नहीं है। तो 610 के नीचे का एक स्टॉप मेंटेन करना होगा नेचुरल गैस में। क्रूड की अगर बात करें तो क्रूड में एक 3% की गिरावट के बाद काफी अच्छी रिकवरी का मौका हमने आज आता हुआ देखा है और प्राइसेस थोड़ा 6800 के ऊपर भी सस्टेन कर रहे हैं। तो क्रूड में मैं रिकमेंड करूंगा कि 6720 के स्टॉप लॉस से या 6700 के स्टॉप लॉस से एक बार पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट मुझे लग रहा है 6920 का रहेगा और इसके ब्रेकआउट के ऊपर मुझे लगता है कि 7000 के भी लेवल्स पॉसिबल है क्रूड में। तो ये है क्रूड और एनजी पर आपकी राय, और जो भी स्टॉप लॉस बता रहे हैं उसको भी फॉलो जरूर कीजिएगा गोगुले जी, ताकि नुकसान ना हो। रामू है भीलवाड़ा से, 2 महीने में गोल्ड कहां तक जा सकता है? केडिया जी क्या लग रहा है 2 महीने में गोल्ड का नेक्स्ट 2 महीने का जो प्राइस लेवल है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए 2 महीने में हम फिजिकल मार्केट में देखेंगे तो अभी से प्रीमियम काफी ज्यादा बढ़ चुका है और मुझे लगता है कि दिवाली की बाइंग जो है वो डोमेस्टिक मार्केट पे और सपोर्ट करेगी। कल का जो इवेंट है वो काफी क्रूशियल है, वो आगे का आउटलुक भी बताएगी। बट आई थिंक अगर 2 महीने की अगर हम बात करते हैं तो सोना मुझे लगता है कि 50-500 से 51,000 के बीच में आराम से दिखा सकता है। तो दिवाली क्रॉस करते करते हम देखेंगे कि प्राइजेस 51,000 के आसपास मिल जाएगा। अगले दर्शक हमारे साथ किशन हैं नासिक से। चांदी इन्होंने सेल किया है 56,430 रुपए में। अब केडिया जी क्या लग रहा है, चांदी इन्होंने सेल कर रखा है 56,430 पे, क्या इनको फायदा होगा इस ट्रेड में? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है चांदी काफी ज्यादा ओवरसोल्ड जोन में थी। हमने रिसेंटली देखा $17.5 का लेवल छूने के बाद एकाएक प्राइजेस में जंप आया जो 1980 तक दिखा दिया, जो क्लियरली बता रहा है कि मार्केट काफी ज्यादा शॉर्ट में थी जो स्क्वीज हुई है। सिल्वर की लीजिंग रेट्स भी अगर हम देखें तो काफी अगस्त के अंदर काफी अच्छी बढ़ी है। तो आई थिंक इनको शॉर्ट में मुझे नहीं लगता कि रहना चाहिए। अगर शॉर्ट है तो बिल्कुल अगर लेके चलेंगे तो मुझे लगता है 58,500 का इमीडिएट टारगेट है। बट ओवरऑल चांदी में लेके ट्रेड कीजिए, बेच के काम ना। चलिए, अब जीके हैं अहमदाबाद से। इनका सवाल है क्रूड और एनजी में ऑप्शंस की स्ट्रेटजी जानना चाह रहे हैं। केडिया जी आपके पास ऑप्शंस की रणनीति है क्या क्रूड और एनजी में? बिल्कुल है। अगर हम कच्चे तेल की बात करेंगे तो वैसे तो कच्चे तेल में ट्रेंड वीक है। ओवरऑल डिमांड कंजम्पशन हम देख रहे हैं कि स्लो डाउन है, बट एक साइकिल बना हुआ है। रिसेंटली हमने 6500 का लो देखा, फिर रिकवर कर रहा है। तो मुझे लगता है 7,000 का जो कॉल है वहां तक, मुझे 7,000 रुपये तक मार्केट में एक बाउंस दिख रहा है। टाइमिंग अगर आप 6,800 का भी कॉल 400 रुपये में लेके चलते हैं तो मुझे लगता है कि आराम से आप 500 सवा 500 का टारगेट लेके चल सकते हैं। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है 590 के नीचे। तो अनलेस अनटिल 590 नहीं तोड़ता वी आर सेफ, बट 590 का लेवल तोड़ता है तो एक बड़ी गिरावट आ सकती है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग पुट बैक स्प्रेड की एक स्ट्रेटजी बना के काम कर सकते हैं। इस वक्त 620 का भाव है तो आप इन द मनी का एक पुट बेचिए 24 रुपए में और 600 रुपए का 2 पुट ले लीजिए 14 रुपए में। तो होगा क्या, इनकेस अगर 600 रुपए का भाव अगर टूटता है तो हम सेलिंग ट्रिगर होगा मार्केट के अंदर जो 560 तक का सपोर्ट दिखा सकता है। तो आई थिंक पुट बैक स्प्रेड की स्ट्रेटजी जहां पे 620 में आपको एक पुट बेचना है और 2 पुट 600 के लेना है, ये सेफ स्ट्रेटजी रहेगी करने के लिए। ओके, तो ये स्ट्रेटजी के साथ आप क्रूड और एनजी में काम कर सकते हैं। आपके पास कोई ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज क्रूड और एनजी में जिगर? सी एनजी जैसे मैंने कहा एक सीमित दायरे में मुझे लग रहा है और 610 के नीचे ही फर्दर करेक्शन आएगा और ऊपरी स्तरों पर 630-32 के करीब का रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स के ब्रेकआउट के ऊपर कुछ फर्दर डायरेक्शन मिल सकता है। हालांकि क्रूड की बात करें तो क्रूड में मुझे अच्छी पॉजिटिविटी लग रही है और क्रूड की अगर ऑप्शंस की बात करें तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि 6,800 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है तकरीबन 400 385 के करीब अगर मिलता है तो वहां पर खरीदने का मौका लेना चाहिए। 350 के बिलो का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 470 से 500 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। तो 6800 का कॉल ऑप्शन क्रूड में खरीदारी का मौका लेना चाहिए 400 के करीब। तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए है। चलिए, अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। किसान है, प्रभु नाम है इनका, जैसलमेर राजस्थान से इन्होंने सवाल भेजा है। इनके पास हाजिर में
जीरा की 200 बोरी है, कब तक बेचना चाहिए, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर? केडिया जी क्या सलाह देंगे? किसान है, किसान के हिसाब से दीजिएगा सर। देखिए, अगर हम बात करें जीरे की, तो मुझे लगता है ओवरऑल ट्रेंड काफी बुलिश है। और दिसंबर तक की अगर हम बात करें तो प्राइजेस मुझे लगता है 26,000 का लेवल क्रॉस कर जाएगा, तो इनको होल्ड करके चलना चाहिए। यानी होल्ड करके आप जाए, आगे आपको फायदा होगा तो आप होल्ड कर ही जाए। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक है अस्मिता है मुंबई से। क्रूड को बाई करे या सेल, इनका सवाल है। केडिया जी क्या करे आज शाम के सत्र में, क्रूड में बाई या सेल? देखिए, क्रूड में हमने देखा था कि ओवरऑल ट्रेंड तो वीक है, बट एक रिडम्पशन हमने देखा है, प्राइजेस में थोड़ा बाउंस दिखा रहा है। तो इवनिंग सेशन के लिए मुझे लगता है करंट लेवल से भी लेके चल सकते हैं। ऊपर में 6950 से 7000 तक का लेवल दिखा सकता है। ओके, चलिए कुछ एग्री मार्केट में कुछ और काउंटर्स की बात कर लेते हैं। ग्वार को लेकर आपका आउटलुक क्या है जिगर? सी ग्वार की बात करें तो हमने देखा है कि 50,100 के ऊपर काफी टाइम से प्राइस सस्टेन हो रहे हैं। मुझे लगता है कि 200 से 250 रुपए की और तेजी हो सकती है। तकरीबन 5,500 से लेके 5,550 के लेवल से एक बार आते हुए देख सकते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम अपसाइड रहेगा। 5,050 की बिलो का नीचे का स्टॉप लॉस से एक बार खरीदारी में रह सकते हैं ग्वार से। ओके, मसालों पर और कोई काउंटर आपको पसंद आ रहा है केडिया जी? टर्मरिक या कोरिएंडर में क्या करना चाहिए, वहां पर क्या व्यू है आपका? देखिए, टर्मरिक की अगर बात करें तो ऑलरेडी 2022 हमने काफी नेगेटिविटी ट्रेंड के साथ देखा है, बट दैट डजंट मीन्स कि फंडामेंटल चेंज हो चुके हैं। हम जानते हैं कि डूइंग अच्छी है, कैरी ओवर स्टॉक अच्छा है, डिमांड उतना नहीं है जितना हम स्टॉक देख रहे हैं। तो मुझे लगता है 7,000 से 7,500 का एक दायरे में रहेगा। जबकि धनिया पे नजर रखिए, धनिया में हमने सितंबर मंथ के लिए व्यू नेगेटिव ही रखा था, जो मुझे लगता है 10,200 तक का लेवल दिखा सकता है। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है सितंबर के 8-10 दिन और धनिया में गिरावट है, बट जीरा धनिया दोनों ही इस बार शॉर्टेज रहेगी कंटिन्यू। जो धनिया में भी मुझे लगता है कि आगे जाकर वापस 15 साढ़े 15 के लेवल आराम से क्रॉस कर जाएंगे, बट अगले 10 दिन जीरा धनिया में गिरावट है। अक्टूबर ऑनवर्ड्स दोनों ही काउंटर में अच्छी तेजी बनेगी। केडिया जी कॉटन और कॉटन केक पर क्या व्यू है? कॉटन में मुझे लगता है कि जो अभी पाकिस्तान में डैमेजेस रिपोर्ट हो रही है, उसकी वजह से, और टेक्निकली भी काफी ज्यादा ओवरसोल्ड था, तो थोड़ा बहुत जंप वापस कॉटन में मिल सकता है। बट सप्लाई के चलते मुझे लगता है ज्यादा बड़ी तेजी नहीं रहेगी। अगले 15-20 दिन में अराइवल्स भी और बढ़ती जाएगी, बट टाइमिंग टेक्निकल एक बाउंड है। जबकि कॉटन सीड ऑयल केक में मुझे लगता है प्राइजेस में और गिरावट बढ़ सकती है। मैंने पहले भी कहा था कि सितंबर मंथ की सीजनलिटी हमेशा मंदी रहती है, तो ऑलरेडी हमने काफी मंदी देखी है। बट जिस ढंग से नॉर्थ इंडिया के अंदर लिम्पी जो डिजीज है, जिसकी वजह से काफी कैटल्स कंसर्निंग स्टेज पे है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि डिमांड काफी ज्यादा हिट कर सकती है, जिसके चलते प्राइजेस इमीडिएट में तो मुझे लगता है कि 2200-2220 तक का ही लेवल देखना चाहिए, क्योंकि अराइवल सीजन भी है, डिमांड कैसे मूव करेगी, सीजन का टाइम भी है। बट मुझे लगता है जो ये लिम्पी डिजीज की वजह से जो कैटल काफी हमारे नुकसान हुआ है, इसका इम्पैक्ट हम फीड्स के ऊपर भी आते हुए देखेंगे। तो नजर रखिए, बट काउंटर वीक लग रहा है अभी भी। ओके, शुक्रिया केडिया जी आपका, जिगर धर्मशी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए, पूरा आउटलुक समझाया। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए स्वदेश विषय। नमस्कार।